नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के 10 बजे के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास कौश। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। नजर डालते सबसे पहले मुख्य समाचार पर। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में घोषित 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को कैबिनेट से मिली मंजूरी। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बनी रणनीति। बेगूसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक। अलका लांबा और कृष्ण अलावरू ने कार्यकर्ताओं को दी जिम्मेदारी। पीएमसीएच जल्द बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड वाला अस्पताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बिहार में सुधरी है स्वास्थ्य व्यवस्था। मुंगेर में ऋषिकुंड के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए हुए आवंटित। मई माह से शुरू होगा निर्माण कार्य। आज महाशिवरात्रि पर पटना में निकलेगी शोभा यात्राएं। शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में 146 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में की गई घोषणाओं से संबंधित कुल 120 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा प्रदान कर दी गई है। और आज मंत्रिपरिषद में 120 योजनाएं स्वीकृत हुई। उत्तर बिहार की जो योजनाएं थी, नॉर्थ बिहार की, उसमें 187 की घोषणा हुई थी। 187 विभाग स्तर पर 67 हुई थी और मंत्रिपरिषद में उत्तर बिहार में 120 हुई थी। तो दोनों जो घोषणाएं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का जोड़ दिए जाए तो कुल योजनाओं की स्वीकृति हुई 430। विभाग स्तर पर 190 योजनाओं की स्वीकृति हुई और मंत्रिपरिषद स्तर पर स्वीकृत हुए 240 और कुल राशि जो स्वीकृत हुई वो 50,000 करोड़। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल पटना में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में हुई। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए मजबूती से लड़ेगी। बैठक के बाद भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वह पिछले 20 वर्षों से है, इसमें विवाद क्या है? ना कोई विवाद है ना कोई बात है। यह सब मीडिया की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 11 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले के सभी अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सीबीआई ने इस केस में फाइनल चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। इनमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक हो गया है कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी देने के बदले जमीन ली है। जमीन और प्रॉपर्टी अपने परिवार वालों के नाम कराकर नौकरी देना, यह कानून के खिलाफ है। और जब भ्रष्टाचार आप किए हैं, आप नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, यह जग जाहिर हो चुका है। कानून को स्थापित करने वाली और कानून तोड़ने वाले ऐसे लोगों को कानून
सजा दिलाने के लिए कार्रवाई करती है। वहीं रालोसपा रामविलास पासवान गुट की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार को लूटने और ठगने का काम किया, उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए। आज जब एनडीए की सरकार है तो बिहार में नौकरी मिल रहे हैं लोगों को, पर इन्होंने नौकरी के नाम पे ठग के ज़मीन मांगने का जो एक भ्रष्टाचारी रूप एक बिहार को जो कहते हैं ना 10 साल 15 साल और पीछे लेकर के चला गया, ये सारे जो स्कैम्स हैं इसको ज़रूर जो भी इसमें जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बात बिहार या ये बात जो है वो बिहार को ठगने का बात है, बिहार के युवाओं को ठगने का बात है, और कहीं ना कहीं बिहार के विकास में जो एक बहुत बड़ा जो फुल स्टॉप बीच में लग गया था वो इन्हीं लोगों के कार्यों की वजह से लगा था। और बिल्कुल उनको समन भी करना चाहिए और आने वाले समय में अगर वो दोषी रहेंगे तो उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलना चाहिए। विधान परिषद सचिवालय द्वारा सदस्य सुनील सिंह की सदस्यता रद्द मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी फैसले का पूरा तथ्य बाहर नहीं आया है, उसमें कुछ मुख्य बिंदु सामने आए हैं, यह पूरा मामला विधान परिषद से जुड़ा हुआ है। उस संबंध में दो बात हम शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एक तो अभी फैसले का पूरा टेक्स्ट या मैंने फैसले के पूरे तथ्य बाहर नहीं आए हैं, केवल उसके मुख्य बिंदु उसमें भी आप ही लोगों यानी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक आए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यह मामला शुद्ध रूप से विधान परिषद सचिवालय से जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता है। वो कोई सरकार का न अंग है न सरकार के अधीन है। बेगूसराय में कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अलका लांबा, बिहार के प्रभारी कृष्ण अलावरू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई वरीय नेता उपस्थित थे। बैठक के बाद अलका लांबा ने कहा कि बिहार के प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है और इसी तरह से कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया जाएगा। बिहार में हमारी स्थिति मजबूत होगी, इसको लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्य करना शुरू कर दिया है। वहीं कृष्ण आलू ने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और कार्यों को बताएंगे और जनता के लिए क्या काम किया है वो बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं कि अभी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उनकी विफलताएं क्या हैं और वो किसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोला गया है कि एकजुट होकर मजबूत होकर आने वाले लोग विधानसभा में हम लड़ाई लड़ेंगे। इस बार हमारी कोशिश है ज्यादा टिकटें और ज्यादा महिलाओं को दे। इस पे महिला कांग्रेस ने अपना काम जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया है। हम जो महिलाएं लड़ना चाहती हैं, सक्षम है, उनका चयन करेंगे और उन्हें ताकत देंगे चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंची। देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में गिने जाने वाले पीएमसीएच के 100 साल पूरे हो गए हैं। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को पटना पहुंची। पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम अब आप सोचिए कि आजकल समझ लीजिए कि रात में कितना देर तक, समझ लीजिए 12 बजे 13 बजे तक सब लोग रात में घूमते रहते हैं, लड़का हो लड़की हो सब के सब घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में पीएमसीएच के छात्रों को के जरिए जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। डॉक्टरों को जो पेमेंट करते हैं, उनकी फीस अदा करते हैं, ये तो केवल उनकी जो शारीरिक मेहनत है उसके लिए। हम हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। भारतीय संस्कृति कहती है शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कले बरे औषधम जानवी तेवम वैद्यो नारायण हरे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने अपने संबोधन में बचपन के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि मेरा जन्म भी पीएमसीएच में ही हुआ था। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पीएमसीएच के डॉक्टर ना हो। मेरा विशेष लगाव पीएमसीएच से है, क्योंकि मैं इस दुनिया में यही पीएमसीएच में ही आया था। 1918 से 1936 के बीच में जब कॉलरा फैला, तो उस समय भी इस हॉस्पिटल के मानवता के प्रति समर्पण देखने को मिली है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, बिहार का यह अस्पताल ऐसी उपलब्धियों वाला रहा है जहां से पढ़े डॉक्टर आज पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। इस अस्पताल ने कालाजार जैसी बीमारी में महत्वपूर्ण शोध किया। पीएमसीएच के नाम पूरी दुनिया को शानदार डॉक्टर देने की शानदार उपलब्धि है। आपने बचपन में कालाजार से लगातार जूझते हुए डॉक्टर सीपी ठाकुर इसी संस्थान से निकले। उन्होंने कालाजार को खत्म करने का संकल्प उठाया। पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। बिहार सरकार ने 5,400 से ज्यादा राशि इसके लिए प्रबंध किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। पीएमसीएच में अब 5,462 बेड की सुविधा होगी। इतना ही नहीं, इसमें हेलीपैड की भी सुविधा होगी, जिससे एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज सीधे अस्पताल पहुंच सकेंगे। 500 करोड़ की लागत से इस अस्पताल को अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय बनाया गया है। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की 8,033 पंचायतों में जून 2025 तक पंचायत सरकार भवन बना लिया जाएगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। केदार प्रसाद गुप्ता ने नालंदा के बिहार शरीफ में जिला परिषद के आवासीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग समाज निचले तबके के लोगों के बीच विकास पहुंचाने का काम कर रहा है। रोशनी कैसे पहुंचे इस काम में लगा हुआ है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पंचायती राज विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इच्छा था, मुख्यमंत्री जी का जो कल्पना था कि जिस तरह केंद्र की सरकार है, जिस तरह राज्य की सरकार है, उसी तरह पंचायत की सरकार बने और पंचायत की सरकार में जो ग्रामीण इलाका के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान हो। और पंचायती राज विभाग लगभग 8,033 पंचायतों में लगभग 6500, 1500 तो पहले मुखिया जी लोगों ने बनाया, 2,000 के लगभग एलईओ बना रहा है और लगभग 2500 लगभग भवन विभाग काम कर रहा है या प्रक्रियाधीन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। उन्होंने नालंदा में आम जनता से अपील की कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को हराए। जिला मंत्री राजकिशोर वास में सड़क कल्याण के मैदान में आ जाएंगे। साथियों से निवेदन है, वाला चुनाव में हमारा पार्टी रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स लड़ेगा। अभी सीपीएम का साथ टॉक्स हो रहा, आरजेडी का साथ बात करना चाहिए। सब लोग का महागठबंधन का अंदर, सब पार्टीज का अंदर टॉक होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये सरकार शुड बी डिफीटेड, रिमूव्ड, दैट मस्ट बी आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कल पटना के आईआईटी के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान राहुल लावरी के रूप में हुई है, जो हैदराबाद का रहने वाला था और बीटेक के तृतीय वर्ष में गणित एवं कंप्यूटिंग की पढ़ाई कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार राहुल ने पहले अपने हाथ की नस काटी और फिर हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही
दानापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार मिश्र और एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आज लगभग 11-12 बजे के आसपास में IIT अम्बाड़ा थाना को सूचना मिली कि IIT का एक छात्र छात्र छूट गया, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र हॉस्पिटल बनाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर ने सूचना मिलते ही IIT थाना के थाना प्रभारी को घटनास्थल पहुँचे। मैं खुद भी घटनास्थल पे आया और घटनास्थल को देखा और उनसे पूछताछ किया। तीनों का कहना है जो ये मृतक है उसका नाम लवुरी राहुल है, जो तेलंगाना का रहने वाला है और बीटेक 3rd ईयर में पढ़ता था और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। प्रगति यात्रा के क्रम में 5 फरवरी को मुंगेर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऋषिकुंड के विकास और सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी। अब पर्यटन विभाग ने इस कार्य को शुरू करने के लिए पहली किश्त के रूप में 10 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम जल्द से जल्द ऋषिकुंड के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर देगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि मई महीने में कार्य के शुरू होने की संभावना है तथा 18 माह के सभी कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में पर्यटन विभाग के द्वारा अंतिम रूप से इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 21,10,15,000 रुपए की राशि का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसका क्रियान्वयन कराया जाएगा और इस कार्य को पूरा होने के लिए 18 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से मुंगेर जिले के जितने भी पर्यटकीय और महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें ऋषिकुंड एक लंबे समय से डिमांड थी हम सभी लोगों की, मुंगेर वासियों की। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के क्रम में ये सपना साकार हुआ है और बहुत जल्दी टेंडर की प्रक्रिया होकर के हम लोगों को उम्मीद है कि मई माह से इसका कार्य प्रारंभ। भारत कृषि की दिशा में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नगद सहायता राशि 19वीं किस्त जारी की है। पीएम मोदी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कृषि आधारित कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कल्याण को समर्पित मोदी सरकार का अन्नदाताओं को एक और बड़ा उपहार। बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। पीएम के बटन दबाते ही 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,700 करोड़ रुपए की रकम सीधे ट्रांसफर हो गई। पीएम ने किसान कल्याण को एनडीए की प्राथमिकता बताया। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। सोमवार को ही पीएम किसान योजना के 6 साल होने की वजह से अवसर और भी यादगार बन गया। ये किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नगद सहायता योजना है। इसमें पात्र किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसके तहत अब तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम ने वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड दोहरीकरण के साथ साथ बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र और मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का भी उपहार दिया। पीएम ने बिहार के खगड़िया में देश के 10,000वें एफपीओ निर्माण पर खुशी जताई। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है।
बिहार के विकास के लिए एनडीए के प्रयासों को गिनाते हुए पीएम ने मखाना बोर्ड के गठन का जिक्र किया। खाद पर दी जा रही भारी सब्सिडी का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इसकी वजह से बीते एक दशक में किसानों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्नदाताओं का कहना है कि मोदी सरकार के किसान से जुड़े प्रयासों से उन्हें बेहद मदद मिली है। हमारे साथ वैसे किसान हैं, कुछ युवा किसान हैं जिनके अकाउंट में आज ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। आप ये मोबाइल देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा हो 2000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि। मोदी जी की राज में दलालों का छुट्टी हो गया। बहुत अच्छा है, किसानों इससे डीजल और खाद बीज लोग खरीदते हैं। जो 6000 रुपया सालाना हम लोग को मिलता है और हम लोग का अब जो एक हिम्मत होता है, एक बल मिलता है जो अभी तक नहीं मिलता था। हित में मोदी सरकार के प्रयासों की बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित हुई विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को 1,72,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इतना ही नहीं, फसल भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना तैयार किए जाने, 9,750 मीट्रिक टन क्षमता वाले विशाल गोदाम तैयार होने, रिकॉर्ड तोड़ खाद्यान्न उत्पादन और एक दशक में 20 लाख करोड़ से अधिक की एमएसपी खरीद ने अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने में बहुत सहायता की है। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान आज है। आस्था के सबसे बड़े समागम प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रशासन ने इसके लिए विशेष तैयारी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। चरम पर पहुंच चुका है। 144 साल बाद बने इस अद्भुत संयोग का साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर उमड़ पड़े हैं। मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में रोजाना 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाकर शांति और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहे आस्था के इस महाज्वार को देखते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां हमारी पूरी हैं। लगातार जितने हमारे शिव मंदिर हैं सभी की साफ सफाई, सभी पे सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं के हितार्थ जितने कदम उठाए जाने थे, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली वीसी में हम सबको डायरेक्शन दिया था, तो उस पर हम सभी लोगों ने काम किया है। वहाँ पे बैरिकेडिंग करानी हो, पुलिस की व्यवस्था करानी हो, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाना हो और मंदिर प्रबंधन के साथ में बेहतर तालमेल वो हम सब ने सुनिश्चित किया है और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं सकुशल इस पर्व को संपन्न करें। महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। महाकुंभ में अंतिम दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, जिसके तहत प्रमुख मार्गों पर एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन 24 घंटे कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को नजदीकी घाट पर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। श्रद्धालुओं से दक्षिणी झूसी मार्ग से आने वाले अरैल घाट का उपयोग करने के लिए कहा गया है, जबकि उत्तरी झूसी मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिश्चंद्र घाट और पुराने जीटी घाट पर स्नान करने को कहा गया है। परेड क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में निगरानी के लिए एयरपोर्ट को तैनात किया गया है। नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है और पार्किंग को लेकर कई जोन बनाए गए हैं। भीड़ के अनुसार सभी पांटून पुलों पर आवागमन की सुविधा की गई है। भीड़ अधिक होने पर कई वैकल्पिक मार्गों का भी इंतजाम किया गया है। कड़ी निगरानी के लिए संगम से प्रयागराज जंक्शन तक 1450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुत से सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिसके तहत मेला क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। मेला पुलिस के अनुसार 25 फरवरी 2025 को मेला क्षेत्र को शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट को सायंकाल 6 बजे से नो व्हीकल जोन बनाया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस व्यवस्था का सम्मान करते हुए पूरा सहयोग करें। बहुत बड़ी चुनौती शहर में यातायात प्रबंधन को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर, रेलवे प्रबंधन को लेकर हमारे सामने होती है और इस बार बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से भी आए थे और वहाँ का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण था। तो सभी पे हमने लगातार सभी क्षेत्रों में काम किया है और यातायात प्रबंधन को लेकर जहाँ पे लोकल ट्रैफिक है, जहाँ पे डाइवर्जन करना होता है, वो हमने करवाया है और साथ साथ हम पूर्व से ही अपील करते हैं जितने भी हमारे शहरवासी हैं उनसे कि अगर डाइवर्जन लगे होते हैं उसमें सहयोग करें या अगर नो व्हीकल जोन होता है तो उसमें हमें सहयोग करें।
महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान के सहभागी बन चुके हैं। इसे देखते हुए महाशिवरात्रि पर यह आंकड़ा 66 करोड़ के पार हो जाने की संभावना है। सनातन धर्मावलंबी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, उतने पूरी दुनिया में आज तक कहीं दूसरी जगह एक साथ एकत्र नहीं देखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में उगना महादेव मंदिर भवानीपुर में 3 दिवसीय उगना महादेव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि उगना महादेव मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस जगह के विकास के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। और सरकार का मतलब है कि जिस प्रस्ताव को हम यहाँ से भेजेंगे और या विधानसभा में उठेगा या लोकसभा में उठेगा, तब जाकर के स्थिति स्पष्ट होगा कि कब इसका ब्लूप्रिंट बनेगा और कब थावे के मंदिर और हम समझते हैं कि सीतामढ़ी के मंदिर के हिसाब से मधुबनी का भी सोच है, क्योंकि इसका इतना पुराना इतिहास है। अब इतिहास कहने से नहीं होगा। आप एक लाइन कहते हैं, जब बाबा धाम जाते हैं तब बाबा धाम से पुराना हमारा इतिहास है। आज महाशिवरात्रि राजधानी पटना में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज शाम में गाजे बाजे के साथ 32 शोभा यात्राएं निकलेंगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर गायघाट स्थित ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर तथा खुसरूपुर के बैकुंठ धाम मंदिर में तैयारी पूरी है। बिहार के बाबा धाम कहे जाने वाले खुसरूपुर के बैकुंठ धाम मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस अवसर पर मंदिर के प्रबंधक शंभुनाथ ने बताया कि आज शाम मालसलामी से चलकर शिवजी की बारात विभिन्न झांकियों के साथ गौरीशंकर मंदिर पहुंचेगी, जहां उनका रुद्राभिषेक भी होगा। यहाँ भोले बाबा का शिवलिंग जो है कम से कम 500 साल बहुत पुराना है। इनके बारे में क्या कहना। यहाँ जो शंकर जी का जो शिवलिंग है, अनेकों बार अंग्रेज लोग हटाने का कोशिश किया, मगर यहाँ अपने आप मधुमक्खी का खोता आकर के इनको खदेड़ के भगा दिया गया। ये जो जुलूस आ रहा है मालसलामी से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में घोषित 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को कैबिनेट से मिली मंजूरी। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बनी रणनीति। बेगूसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक। अलका लांबा और कृष्ण अलावरू ने कार्यकर्ताओं को दी जिम्मेदारी। पीएमसीएच जल्द बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड वाला अस्पताल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बिहार में सुधरी है स्वास्थ्य व्यवस्था। मुंगेर में ऋषिक कुंड के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित। मई माह से शुरू होगा निर्माण कार्य। और आज महाशिवरात्रि पर पटना में निकलेगी शोभा यात्राएं। शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार OTT ऐप वेब्स पर उपलब्ध है। यह ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।
घंटेश्वर प्रसाद